Hello dear student, welcome to our channel Anand Services working for better future tech another step towards your journey. हम आपके लिए लेके आए हैं नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नीट की काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से आपको उसको फॉलो करना है एंड आगे हम डिस्कस करेंगे इसी सीरीज में कि किस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और अदर क्या ऑप्शंस हैं एमबीबीएस में अगर आपको सीट नहीं मिलती है। ठीक है, उन सभी चीजों के बारे में हम अपनी इस काउंसलिंग सीरीज के अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम स्टार्ट करते हैं नीट यूजी 2020 काउंसलिंग प्रोसीजर से कि नीट 2020 का काउंसलिंग प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से हमें इसे फॉलो करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि नीट की काउंसलिंग होती कैसे है। तो नीट की जो काउंसलिंग है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो होती है आपकी स्टेट लेवल काउंसलिंग और एक होती है आपकी ऑल इंडिया लेवल काउंसलिंग। जैसे हम मान लें कि हमारे पास 100 सीट्स हैं जिसमें से 15% जो सीट्स हैं, 100 में से 15% जो सीट्स होंगी वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भरी जाएंगी। मींस जितने भी स्टूडेंट नीट क्वालिफाइड है ऑल ओवर इंडिया में, वो उन 15% सीट्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें ना किसी स्टेट को देखना है, ना किसी कॉलेज को देखना है। वो रैंडमली किसी भी कॉलेज के लिए अपने काउंसलिंग प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड जो आपकी काउंसलिंग होती है वो होती है स्टेट लेवल काउंसलिंग, जिसमें हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग अपने अपने मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराता है, जिसमें सिर्फ उसी स्टेट का स्टूडेंट क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये हुआ आपका काउंसलिंग एंड एनटी ने आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया है। आई होप यू ऑल आर डिड वेरी वेल एंड अब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपका जो फर्स्ट हाफ था वो कंप्लीट हो चुका है, आप एनटी नीट दे चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है। अब जो फाइनल स्टेप है वो होगा आपका कॉलेज अलॉटमेंट, कि आप अपना कॉलेज किस तरीके से आप अपने कॉलेज को कॉलेज के अंदर सीट लेते हैं, वो सारा प्रोसीजर हमारा जो होगा वो नीट काउंसलिंग के थ्रू होगा। और मैं आपको बता दूं कि नीट की जो काउंसलिंग है वो हर साल एमसीसी ही कराता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। इसी के थ्रू मेडिकल की जितनी भी काउंसलिंग होंगी वो एमसीसी के थ्रू ही होती है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से प्रोसीजर होता है और हमें किस तरीके से उसे फॉलो करना है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो हमारा होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। नीट का रिजल्ट आने के बाद, ठीक है, एनटीए कुछ टाइम में क्या करेगा, काउंसलिंग की डेट्स अनाउंस कर देगा। डेट अनाउंस करने के बाद का जो हमारा पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसमें हमें क्या करना होता है, सिंपली हम गूगल पे जाएंगे, mcc.nic.in हमें टाइप करना है, एंटर करना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन होगा। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि एमसीसी के थ्रू ही एमबीबीएस की जितनी भी मेडिकल कॉलेजेस की जितनी भी काउंसलिंग है वो कराई जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ब्लॉक नजर आ रहे हैं, पीजी मेडिकल कॉलेज की, यूजी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग की, सॉरी, और सुपर स्पेशलिस्ट काउंसलिंग की। ठीक है, तो ये जो वीडियो हमने बनाया है वो यूजी मेडिकल काउंसलिंग के पर्पज से बनाया है। तो आपको सिंपली यूजी मेडिकल काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप पेज के अंदर एंटर कर जाएंगे और अब आप यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है रेड नीट न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो जैसे ही काउंसलिंग ओपन होती है आपके पास शेड्यूल आता है, तो सिंपल सा आपको mcc.nic.in पे जाना है, आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको बेसिक्स कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, ये आपसे मांगेंगे, आपने उसको फिल किया। वहां पर आपका एक आईडी और एक पासवर्ड जनरेट होगा। वहां पर आपको इसको प्रोसीजर को फिनिश करना है और उसके बाद वापस से आपको इसी पेज पे आना है। अब आप देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन के नीचे आपको नजर आएगा कैंडिडेट लॉगिन। जैसे ही आप कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज ओपन हो जाता है और उसमें जो आईडी पासवर्ड आपने जनरेट किया है अभी रजिस्ट्रेशन के बाद, जो आईडी पासवर्ड आपको मिले हैं उसी के थ्रू आपकी होल काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिए कि जो आईडी पासवर्ड आपने जनरेट किया है उसी के थ्रू आपकी पूरी काउंसलिंग प्रोसीजर कंप्लीट होगा। तो डोंट फॉरगेट द आईडी एंड पासवर्ड
जो आपने जनरेट किए। हाँ, नेक्स्ट, तो कैंडिडेट लॉगिन के ऊपर आप क्लिक करिए, अपना आईडी और पासवर्ड डालिए, एंटर करिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसमें आपका पेज ओपन होगा और आपको इसमें जो छोटी छोटी बेसिक्स डिटेल्स हैं जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम ही भरी थी, आपका फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स ऑक्यूपेशंस और समथिंग लाइक दैट, आपको बहुत सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भराएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना है, एंड उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। लिसन स्टूडेंट, ये हमारे काउंसलिंग का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिस यही एक पार्ट है जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा चतुराई से और समझदारी के साथ हमें अपना काम करना है। आप इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया के, उनकी चॉइस हमें अपने अकॉर्डिंग करनी है। दैट मीन्स कि अपने अकॉर्डिंग हमें ये भी चीज में जज करनी है कि हमारे मार्क्स कितने, हमारी रैंक कितनी है, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अपने चॉइसेस फिल करें और उसे लॉक करें। इस प्रोसेस में आपका सिंपली क्या करना है, अपने कॉलेज की चॉइसेस फिल करनी है, एंड जब वो आपको लगता है कि हाँ अब ये मेरी चॉइसेस जो है वो फाइनल है, आप उसे लॉक कर दें, लॉक करने के बाद सबमिट कर दें, ठीक है। बस इस चीज का एक बार आप ध्यान रखना कि जब तक आप अपनी चॉइस को लॉक नहीं करोगे, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, बट अगर आपने एक बार अपनी चॉइसेस लॉक कर दी तो उसमें फिर आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। इसलिए चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का आप खास तौर से ध्यान रखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी काउंसलिंग का। दूसरी चीज कि इसमें चॉइसेस कितनी फिल करनी है, तो आप इसमें अनलिमिटेड चॉइसेस फिल कर सकते हो। अनलिमिटेड मींस जितनी भी आपको दिखे रही है अपने वेब ब्राउजर पे, आपके पेज पे जितने भी कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, आप वो सारे फिल कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही कॉलेज फिल करें, बिकॉज अगर आपने सारे कॉलेज फिल कर दिए और आपको अगर कोई कॉलेज अलॉट हो गया तो फिर उसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके बारे में हम अपनी आगे की सीरीज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन रिलेटेड टू काउंसलिंग, कि काउंसलिंग से रिलेटेड कई कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, ठीक है, वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जिसमें क्या होगा कि आपकी जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं वो सारी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूंगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, रादर देन ओनली एंड ओनली आपके एप्लीकेशन आईडी के अलावा, आपके पास एप्लीकेशन आईडी है, आपका रोल नंबर है, इट्स इनफ फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, एमसीसी विल डू काउंसलिंग फॉर विच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एमसीसी क्या करता है, जितने भी मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग है वो एमसीसी के थ्रू ही फिल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो। हर तरीके कॉलेज की काउंसलिंग जो मेडिकल से रिलेटेड है, एमबीबीएस से रिलेटेड है, वो एमसीसी के थ्रू ही कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आता है हु आर द एलिजिबल फॉर 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जितने भी स्टूडेंट्स नीट में क्वालिफाई हुए हैं, चाहे उनके 103 मार्क्स ही क्यों ना हो, सॉरी 113 मार्क्स ही क्यों ना हो, 146 मार्क्स क्यों ना हो, all the students are eligible for 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि जिसके 500 मार्क्स हैं, जिनके 700 मार्क्स हैं वो ही काउंसलिंग कर सकते हैं। जिनके मतलब कैटेगराइज मार्क्स हैं, जिनके अप टू कट के मार्क्स हैं, वो भी इन काउंसलिंग का पार्ट बन सकते हैं। आर यू एलिजिबल फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी? ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल, ठीक है। चाहे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि हर मेडिकल कॉलेज के लिए अगर आप नीट क्वालिफाइड है तो इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज के लिए आप क्वालिफाइड है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, चाहे वो आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, हर यूनिवर्सिटीज, हर कॉलेज की काउंसलिंग में आप पार्ट ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस की लिस्ट आपको शो कर रहा हूँ। ये कुछ अच्छी और हम कहें तो बजट में भी मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड अगर ओके ओके भी है,
ठीक है, और आप अगर करना चाहते हैं तो ये आप जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपके बजट में भी फिट बैठती हैं, काफी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो हियर इज द लिस्ट ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटीज। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है, जिसमें आपका दिल्ली यूनिवर्सिटीज आ जाती है, जिसमें आपका लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है, मौलाना आजाद है, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मेडिकल कॉलेज ऑफ ईच एवरी एस्पिरेटिंग स्टूडेंट हु आर प्रेजेंट इन नीट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज है, BHU है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो ये कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारी क्या है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, इज दैट नेसेसरी टू फिल अप द चॉइस एंड लॉक द चॉइस टू गेट सीट अलॉटेड, और आई विल बी अलॉटेड सीट ऑटोमेटिकली फ्रॉम लेफ्ट ओवर सीट्स। ठीक है, तो इस चीज को मैंने आपको देखो पहले ही थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था कि आपकी चॉइस फिलिंग क्या रहनी चाहिए। तो इसमें वही है, सिंपल सा लॉजिक है कि आपको अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपनी चॉइसेस फिल करनी है, ठीक है, और लॉक करनी है। अगर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग क्या करते हो, कॉलेजेस फिल करते हो और उसे लॉक करते हो, तो नेसेसरी है, मतलब ये डन है कि आपने जो चॉइस फिल करी और लॉक करी उसी में से आपको कॉलेज मिलेंगे। अदरवाइज मान लो अगर आपने कोई चॉइस फिल नहीं करी, कोई लॉक नहीं किया है, ठीक है, और रैंडमली आपने क्या किया कि ना सारे कॉलेजेस फिल कर दिए, तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं कॉलेजेस की सीट्स आपको अलॉट होंगी जो आपने फिल करी है। मींस कि सारी आपने फिल कर दी तो उनमें से कोई ना कोई से कहीं ना कहीं पे तो आपको सीट मिल ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी एक चेक लिस्ट है। जब आपको काउंसलिंग प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं, तो उसके बाद किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी उसकी एक लिस्ट मैंने बनाई है कि आपके पास नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास NTA ने जो रिलीज किया है रैंक लेटर या फिर रिजल्ट, वो उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो, नहीं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट है, उससे आपका काम चल जाएगा। आपके पास अपना ID प्रूफ होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट 8 पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए, वो भी वो जो फोटोज आपने यूज किए थे अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, जब आपने नेट का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो आपने यूज किए थे वो आप होने चाहिए। प्रोविजनल लेटर जनरेटेड बाय ऑनलाइन जिससे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो एक लेटर आपके पास होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी ब्रिंग द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने किसी कास्ट के बिहाफ पे एडमिशन लेना है, ठीक है, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पे आपके कुछ अमाउंट पे करना आपको पड़ता है, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट एंड सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉर जनरल, यहाँ पर सॉरी थोड़ी सी कुछ मिस्टेक हो गई है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपका 1000 है जनरल के लिए और सिक्योरिटी अमाउंट आपका 10,000 है। ठीक है, और कैटेगरी स्टूडेंट के लिए वही रजिस्ट्रेशन अमाउंट 500 है और उनका सिक्योरिटी अमाउंट क्या होगा, 5000 होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अगर यही चीज आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में करते हैं तो उसमें कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं होता है। सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग के लिए अपीयर होना चाहते हैं उनके लिए सभी के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट 5000 और सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज है। ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको रिटर्न नहीं होगा, ठीक है, लेकिन जो सिक्योरिटी अमाउंट आप दे रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपए 2 लाख रुपीज, ये अमाउंट या तो आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो उस केस में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो ये आपकी ट्यूशन फीस जो है उसमें एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, हियर इज द कट ऑफ स्कोर। जनरल के लिए 720 से 147, जिसके भी 720 से लेकर 147 तक मार्क्स हैं वो ऑल स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर नीट काउंसलिंग। ओबीसी में 113 तक जिनके मार्क्स हैं वो नीट काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं। एसटी एससी में भी सेम ही है, पीएच के लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो ये एक कट ऑफ लिस्ट है। एंड हियर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आवर चैनल, कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया और अगर आप चाहते हैं इसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम जरूर डेफिनेटली उसको कंसीडर करेंगे
और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। ठीक है, अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये हमारी डिटेल्स है। एंड अब मैं जाने से पहले आपको एक चीज, बेसिक चीज बताना चाहूंगा। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज आएगी उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉलेज आपको फिल करने चाहिए, किस कॉलेज का क्या, ऑलमोस्ट सभी कॉलेज का हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते, लेकिन किस कॉलेज का क्या क्या बजट होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। किस तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्ट लेना है वो हम आपको बताएंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग के बाद स्टेट काउंसलिंग जो होने वाली है उसका किस तरीके से किस किस स्टेट में पार्ट लेना है वो हम आपको बताएंगे। कई सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन होते हैं, वो कौन कौन से स्टेट्स हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको आने वाले अपने वीडियोस में बताएंगे। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।